बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मेरे चैनल पे सारे बायो के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। पूरी जो बायो की बुक है उसके अंदर जितने चैप्टर्स हैं उन सब के टॉपिक वाइज लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, ताकि आपको जिस टॉपिक में कन्फ्यूजन हो आप उसका लेक्चर जो है वो आसानी से सुन सकें। और बहुत ज़्यादा बच्चों की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं 15 टू 30 डेज़ का एक अच्छा-सा आपको शेड्यूल बना के दे दूँ। और मैंने खुद भी ये सोचा था कि जब आप लोगों का जो है वो बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपसे एक शेड्यूल शेयर करूँगी। और अब उसका बेस्ट टाइम है, क्योंकि विंटर वेकेशंस भी होने वाली हैं, तो आप विंटर वेकेशंस में इसी शेड्यूल को फॉलो करें और इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशन करें। तो आपका 15 डेज़ के अंदर-अंदर जो है वो बायो का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करके अपनी तैयारी करेंगे तो आपके बायो के पेपर में 60 बाय 60 मार्क्स आए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे खुद के बायो में जो है वो 9th में भी और 10th में भी फुल मार्क्स थे। तो मैं इसी तरह से एक शेड्यूल बनाया करती थी और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी किया करती थी, ताकि आपके पास जब एक स्केड्यूल होता है ना तो आपके माइंड में क्लियर होता है कि आपने किस दिन कितना पढ़ना है और क्या करना है। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जब पढ़ते जाते हैं तो आपका सिलेबस भी एक समराइज तरीके से एक सीक्वेंस से कंप्लीट होता जाता है और आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतर होती जाती है पेपर की। और वैसे ही बोर्ड की क्लास में तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये 15 डेज़ का स्केड्यूल है। और अगर किसी बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है बायो की, तो मैं उसको ये सजेस्ट करूँगी कि जिस तरह मैंने हर दिन का जो टास्क डिवाइड किया ना, जैसे डे 1 का, डे 2 का जो भी आपका टास्क है, तो आप 1 दिन के टास्क को 2 दिन में कर लिया करें, तो आपका 15 के बजाय ये 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। और जिनकी बायो की तैयारी चल रही है अच्छी है और उनको कोई अच्छा स्केड्यूल चाहिए था, वो इसको अच्छे तरीके से फॉलो करें एज़ इट इज़ जिस तरह मैंने बनाया है, ये बहुत अच्छा स्केड्यूल है। आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो करें और फिर उसके बाद अगले डेज़ में आप जो है ना वो रिवीजन करें। जितनी ज़्यादा आपकी रिवीजन्स होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी होती जाएगी। तो ये जो स्केड्यूल है ना, ये मैंने एक तो जो है वो आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग बनाया है बायो की, दूसरी बात आपके स्मार्ट सिलेबस को ज़हन में रखते हुए बनाया है और तीसरी बात ये है कि आप लोगों की पेयरिंग स्कीम को मैंने देखते हुए बनाया है कि जो पेयरिंग स्कीम इस दफ़ा बोर्ड की तरफ से आई है ना, आपके पेपर में 100% वही फॉलो होगी। हर साल जो है वो पेयरिंग स्कीम आप लोगों की ऑथेंटिक नहीं होती थी, तो उसके फॉलो होने के चांसेस कम होते थे। तो लेकिन इस दफ़ा जो पेयरिंग स्कीम है वो बोर्ड की तरफ से आई है, तो इस दफ़ा पेयरिंग स्कीम जो है वो एज़ इट इज़ फॉलो होगी, तो आपने अपनी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तब वैसे तो मैंने पेयरिंग स्कीम पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल रही हूँ। आप उस वीडियो को लाज़मी देखें, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपने पेयरिंग स्कीम को किस तरह से फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करनी है। और कैसे अपने पेयरिंग स्कीम को समझना है और चंद चैप्टर्स को आप करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएँगे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे दोबारा आप लोगों के लिए पेयरिंग स्कीम लिखी है, ताकि स्केड्यूल को समझने से पहले आप पेयरिंग स्कीम अपनी फिर से एक दफ़ा देख लें और आपके ज़हन में कोई भी किस्म की ना कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये जो स्केड्यूल है ना, ये बायो के ये जो बच्चे हैं जो पंजाब बोर्ड की बायो की 9th क्लास की बुक को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट स्केड्यूल है। तो आप इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। देखिए, हमने ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। स्मार्ट सिलेबस भी मैंने आपको ये मार्क करवाया हुआ है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग स्मार्ट सिलेबस भी मार्क कर सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने ये सब कुछ पढ़ा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पेयरिंग स्कीम को कैसे समझना है और फिर पेयरिंग स्कीम को समझते हुए हमने इस स्केड्यूल को किस तरह से फॉलो करना है। तो आप इस वीडियो को देखते जाएँ और इसको इसी को एज़ इट इज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बायो में फुल मार्क्स इंशाल्लाह मेरी तरफ से गारंटी है कि आएँगे। अच्छा, देखिए, आपके बायो के पेपर में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 60 मार्क्स होते हैं, सही है? उसमें से जो ऑब्जेक्टिव यानी जो आपके एमसीक्यूज़ आते हैं ना, 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं और जो आपका सब्जेक्टिव होते हैं यानी जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो आपने लिख के पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं, वो होते हैं 48 मार्क्स के। तो 48 और 12 मिला के टोटल आपका 60 मार्क्स का ही पेपर होता है। पेपर में टाइम आपको कितना मिलता है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे फिर से मेंशन किया है आपका टाइम, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना उनको उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पेपर में टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। अक्सर ऐसे होता है कि उनका आखिरी लॉन्ग रह जाता है अटेम्प्ट करने वाला। इस तरह से मैंने बहुत बच्चों की ये स्टोरी सुनी है। मैं जब खुद 9th में थी तब भी मैंने अक्सर बच्चों की स्टोरी सुनी है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन टाइम मैनेज ना होने की वजह से उनका पेपर रह गया और फिर उनके मार्क्स जो हैं वो कम आए। तो इस टाइम को ना ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। आपने ये याद रखना है कि आपका पेपर 2 घंटे का है, जिसमें से आपके सब्जेक्टिव जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग को अटेम्प्ट करने का टाइम है वो 1 घंटा 45 मिनट है। और आपने पता है इस टाइम को कैसे मैनेज करना है। जिन बच्चों की राइटिंग स्पीड स्लो होती है ना, हर किसी को अपना खुद पता होता है।
तो आपकी अगर राइटिंग स्पीड स्लो है, तो आपने क्या करना है कि आपने खुद जो है वो टाइमर लगा के कोई भी पास्ट पेपर निकाल लें बोर्ड का, या फिर आपने कोशिश करनी है कि आप खुद को टास्क दें कि मैंने 10 मिनट के अंदर-अंदर ये एक पूरा पेज लिखना है। इस तरह करके आप खुद को टास्क देंगे तो आपको टाइम मैनेज करने की आदत हो जाएगी। मतलब बेस्ट तरीका तो ये है ना कि आप पास्ट पेपर निकालें, कोई पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करें और 1 घंटा 45 मिनट का खुद को टाइमर लगाएँ और आप उसमें अटेम्प्ट करें। और अगर कोई इस तरह से पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहा, तो आप इस तरह खुद को छोटे-छोटे टास्क देकर भी टाइम मैनेज करने की आदत डाल सकते हैं कि 1 पेज या 2 पेजेज़ आप खुद को दे दें, या एक क्वेश्चन दे दें कि मैंने ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 मिनट के अंदर-अंदर अटेम्प्ट करना है, और 10 मिनट का टाइमर लगा के आप वो लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। तो इस तरह आपको ना टाइम मैनेज करने की आदत हो जाएगी। तो आपने अपने पेपर का टाइम भी ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आगे देखें, एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपके सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेलिंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखिए 10 चैप्टर आपके टोटल, वैसे बायो के ना 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन अब उन 11 में से एक चैप्टर जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में से, ये जो आपके है ना बायो के 11 चैप्टर्स है और उनमें से एक जो आपका चैप्टर है ना ये एंड वाला बायो स्टैटिस्टिक्स, ये आपका जो है वो कट चुका है स्मार्ट सिलेबस में से, ये आपने नहीं करना। तो टोटल आपके 10 चैप्टर बनते हैं। अब उन 10 में से देखें ना, हर चैप्टर में से एक-एक एमसीक्यू आना है, सिर्फ जो आखिरी है ना 9वां और 10वां, उसमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं। अब एमसीक्यूज़ के लिए ना आपने क्या करना है कि आपने जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ है ना उनको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि 90% आपके एमसीक्यूज़ जो है ना वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। सही है, कुछ जो आपके अंदर से आएँगे वो इंशाल्लाह ताला जब आप लॉन्ग शॉट के लिए चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे ना, वो उसमें से आपके कवर हो जाएँगे, क्योंकि जो अंदर से भी आते हैं ना वो इतने डीप नहीं होते, कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ही होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होते हैं जो आते हैं। तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को बस अच्छे तरीके से कर लेना है, और उसके अलावा जब आप शॉर्ट और लॉन्ग को अटेम्प्ट करेंगे ना प्रिपेयर, तो उसमें आपके बाकी जो पॉइंट्स हैं या कोई एक्स्ट्रा जो एमसीक्यूज़ हैं वो प्रिपेयर हो जाएँगे। तो आपको एमसीक्यूज़ के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो ये आपके हो गए एमसीक्यूज़ का पॉइंट। तो जैसे-जैसे मैंने शेड्यूल में चैप्टर लिखा है ना, जब-जब आप उस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, आपने साथ-साथ उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करते जाने हैं, और जो चैप्टर अगर नहीं भी इंक्लूडेड तो आपने लेकिन एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के लाज़मी कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने इसके ऊपर, सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव में ना बच्चों क्या होता है, ये मैंने सारी पेयरिंग स्कीम आपको एक्सप्लेन की हुई है। मैं बस आपके स्केड्यूल के लिए आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की हुई है ये पूरी पेयरिंग स्कीम। और जब देखिए ना सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना आपके, वो किस तरह से होते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यूज का था ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, अगले 3 सॉरी, पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 अगले क्वेश्चन जो है ना वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, और अब हर पार्ट के अंदर ना 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 5 आपने लाज़मी करने ही करने होते हैं। 8 में से 5 आपने करने होते हैं हर क्वेश्चन में से। ये नहीं है कि टोटल आपने कोई से 15 कर लेने हैं, कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर पार्ट के में 8 क्वेश्चन होंगे और उसमें से कोई से 5 करने हैं। अगले पार्ट में भी 8 है, उसी 8 में से आपने 5 करने हैं। अगले पार्ट में भी जो 8 होंगे, उसी 8 में से आपने कोई से 5 लाज़मी करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन आपने शॉर्ट का जब अटेम्प्ट करना है, तो आपको 5 क्वेश्चन्स करने होंगे, 3 की चॉइस होगी आपको। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश में ना मतलब लगे होते हैं, तो उनका लॉन्ग रह जाता है। मैंने कभी अपने पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। मैं क्या करती थी, जो मुझे 5 सबसे बेस्ट आते हैं ना, बस वो लिख देती थी। मैं कोई छठा मतलब कोई एक भी शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करके आती थी, और मैंने आपको बताया ना मेरे बायो में फुल मार्क्स थे। तो मैं इसी तरह से इसी चीज़ को फ़ॉलो करती थी, जो 5 मुझे आते हैं उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में अच्छी हेडिंग्स बना के अच्छे से प्रेज़ेंट करती थी। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है ना, उसकी नज़रें जो है वो ज़्यादा आपकी जो प्रेज़ेंटेशन है ना उस पे पड़ती हैं सबसे पहले। उसको प्रेज़ेंटेशन देख के ही समझ आ जाती है कि ये बच्चा कैसा है। तो आपने अपने पेपर की प्रेज़ेंटेशन को बहुत अच्छा करना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की कोशिश में नहीं लग जाना, बल्कि जो आते हैं उन्हीं को अच्छे तरीके से लिख देना है। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर 4 आते हैं तो आप 4 लिख दें कि मुझे तो 4 ही आते हैं। 5 करने हैं ना, 4 तो आपको जो अच्छे से आते हैं वो कर दिए, लेकिन कोशिश करें कोई एक आपको ज़रा थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना, तो आप करके 5 अपने पूरे लाज़मी करें ही करें हर पार्ट में से। अच्छा, अब देखिए, जो सेकंड है ना क्वेश्चन नंबर 2, जो शॉर्ट क्वेश्चन है 8 में से 5, अब उसमें से चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 2 से 2 आने हैं, चैप्टर 3 से भी 2 आने हैं। यानी अब इस तरह से आपने इसमें से कोई से 5 करने हैं।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस पेयरिंग स्कीम को दोबारा। क्वेश्चन 3 जो है ना, उसके अंदर जो चैप्टर 4 है उसमें से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 5 में से 2, चैप्टर 6 में से 2 और चैप्टर 10 में से 2, इन 4 चैप्टर्स में से 2-2 क्वेश्चन आने। अब इनमें से आपने करने 5 है, यानी टोटल 8 हो गए ना, 2 2 4 5 6 7 8, आपने कोई से 5 करने हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में से क्वेश्चंस आने हैं। 7 में से 2 क्वेश्चंस आने हैं, 8 और 9 में से 3-3 क्वेश्चंस आने हैं, और इसमें से आपने ये टोटल 8 बन गए, कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, सही है। और ये इस तरह 10-10-10 मिला के 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज थे तो 42 मार्क्स हो जाएंगे, और बाकी 18 नंबर के आपके जो है वो लॉन्ग होंगे। अब जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, वो बच्चों इस तरह से आते हैं कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सही है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 5 का भी 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। यानी आपका जब क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आएगा ना, तो आपको इस तरह लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए। जब आपके अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे ना, उसमें आपको वो बोर्ड के पैटर्न पे होंगे ना, आपको और अच्छे तरीके से पैटर्न समझ आ जाएगा। 9th क्लास के बच्चों को थोड़ा सा पैटर्न समझने में मुश्किल होती है शुरू में, फिर 10th में तो आपको पता होता है उस पैटर्न का ना। अब अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जब आपका लॉन्ग आएगा तो उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक ए पार्ट होगा और एक बी, यानी 2 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इसके 2 पार्ट्स बने हुए होंगे। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है तो आपने उसका ए पार्ट भी अटेम्प्ट करना है, बी पार्ट भी अटेम्प्ट करना है। अगर आपने ए कर लिया, बी छोड़ दिया, तो फिर आपके ये हाफ नंबर मिलेंगे, आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का भी इसी तरह ए और बी पार्ट दोनों होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए और बी पार्ट दोनों होंगे। आपने इन 3 में से कोई से 2 क्वेश्चंस करने, और जो भी 2 क्वेश्चंस आपने करने उसके दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या कर देते हैं, उनको लगता है कोई भी 2 करने हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का बी आता है तो वो कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ए आता है तो वो कर देंगे। ऐसा नहीं करना आपने। जो भी इन 3 में से 5, 6 एंड 7 में से आपने जो भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनका ए पार्ट भी आपने अटेम्प्ट करना है और उसका बी पार्ट भी आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसका ए पार्ट चैप्टर 2 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 3 से आएगा, सही है। तो अब आपने जो है यहाँ पे देखिए ना, जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट था, उसमें से भी चैप्टर 2 एंड 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने थे। इसका मतलब चैप्टर 2 एंड 3 तो आपने लाजमी करना ही करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट भी आपका तभी अटेम्प्ट हो सकता है जब आप चैप्टर 2 एंड 3 को प्रिपेयर करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन का भी आपका जो पहला पार्ट है वो इससे अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपने चैप्टर 2 एंड 3 को तो लाजमी करना ही करना है। उसके बाद जो है आपका दूसरा और तीसरा लॉन्ग है ना, दूसरा लॉन्ग चैप्टर 6 एंड 7 में से आना है, और जो तीसरा लॉन्ग है वो चैप्टर 9 एंड 10 में से आना है। ये 2 एंड 3 तो किसी के पास छोड़ने की चॉइस है ही नहीं ना, ये वाला पार्ट तो आपने करना ही करना है। तो अगर आपने 2 एंड 3 वाला चॉइस के लिए छोड़ दिया, तो फिर तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का भी पहला पार्ट अटेम्प्ट नहीं हो सकेगा। तो आपने इस 2 एंड 3 को तो बस ध्यान में रखना है कि ये तो मैंने करना ही करना है। अब ये आप लोगों के पास बच्चों चॉइस है कि या तो आप 6-7 वाला पेयर कर लें, या तो आप 9-10 वाला पेयर कर लें। अब ये आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आपको इनमें से जो अच्छा आता है ना, 6-7 अच्छा आता है तो 6-7 वाला पेयर कर लें तैयार, 9-10 अच्छा आता है तो 9-10 वाला पेयर तैयार कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर लेकिन ये होगा कि जब आप 6-7 या 9-10 में से जो भी पेयर तैयार करेंगे ना, तो आपको इन पार्ट्स को अटेम्प्ट करने के लिए, 3 और 4 पार्ट्स को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ चैप्टर्स को शॉर्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, मैंने आगे स्केड्यूल में आपको वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ। अब आगे स्केड्यूल एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पेयरिंग स्कीम उम्मीद है कि अब अच्छे से समझ आ गई होगी। वैसे भी मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो डाली हुई है, तो आपने वो देखी होगी, तो आपको पता होगा पेयरिंग स्कीम के बारे में। तो जब हम अपना ना स्केड्यूल स्टार्ट करते हैं 15 डेज का, मैंने बहुत बेस्ट स्केड्यूल बनाया है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब इस स्केड्यूल को आप फॉलो करेंगे तो आपके 60/60 मार्क्स गारंटीड है कि वो आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप इस स्केड्यूल को एज इट इज पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। अच्छा, अब देखिए, जो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इस स्केड्यूल को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सही है, 15 डेज का ये स्केड्यूल है, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो पहले 7 दिन है ना, डे 1 से लेके डे 7 तक, वो हर बच्चे के लिए सेम है, यानी सब ने सेम वो इसी तरह से फॉलो करने हैं, क्योंकि उसमें आप चैप्टर 2 एंड 3 वाले जो पोर्शंस हैं ना, उनको प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो कि सब ने करने हैं। लेकिन जो डे 8 से डे 13 है ना, वो मैंने 2 बनाए हैं, मतलब 2 पोर्शंस में, एक साइड पे एक ऑप्शन है, दूसरी साइड पे दूसरा ऑप्शन है। अब वो आपकी मर्जी है, आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं तो आपने वो वाले डे 8 एंड डे 13 फॉलो करने होंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं तो आपने दूसरा फॉलो करना होगा। और ये किस बेस पे है, अगर कोई बच्चा चैप्टर 6 एंड 7 वाला
पेयर तैयार कर रहे हैं ना, तो उसने ऑप्शन 1 फॉलो करना होगा फिर आगे से। मतलब डे 7 तक तो सबने एक ही जैसा करना है ना, करने के बाद डे 7 तक तो सब सेम करेंगे। यानी वो तो सबने करना ही करना है, उसमें 2 एंड 3 वाले जो चैप्टर्स है ना वो कंप्लीट करवा रही हूँ मैं। फिर जो डे 8 से डे 13 है ना, उसमें 2 ऑप्शंस मैंने दे दी। ऑप्शन 1 उन बच्चों के लिए है जो चैप्टर 6 एंड 7 वाला पेयर जो है उसको तैयार कर रहे हैं। उन्होंने फिर ऑप्शन 1 के हिसाब से आगे चल पड़ना है डे 8 से। और अगर जो बच्चे चैप्टर 9 एंड 10 वाला पेयर तैयार कर रहे हैं लॉन्ग के लिए, वो फिर ऑप्शन 2 के हिसाब से चल पड़ेंगे डे 8 से। डे 7 तक सब सेम चलेंगे। डे 13 तक फिर आपका पूरा हो जाएगा और उसके बाद डे 14 एंड 15 मैंने आपकी रखा है रिवीजन के लिए। सही है, तो अब हम अपने ना स्केड्यूल को थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से मैंने आपका बनाया है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो डे 1 आ जाता है। डे 1 में आपने क्या करना है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, द साइंस ऑफ बायोलॉजी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, द साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसमें से आपके सिर्फ शॉर्ट आने हैं। अब वो शॉर्ट भी किस तरह से आने हैं ना, देखिए आपका जो पहला पार्ट है शॉर्ट का, उसमें चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 3 से भी जो है वो 2 शॉर्ट आने हैं, और जो चैप्टर 1 है ना उससे आने हैं 4 शॉर्ट। अब 2 और 3 तो आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना ही करना है, वो तो आपको आता ही होगा, सही है ना। इसके तो शॉर्ट आपको अटेम्प्ट हो ही जाएंगे, 4 में से 4 ना सही तो 4 में से 3 तो आपको आते ही होंगे। तो ये जो 4, अब आपको ज़ाहिर है 5 क्वेश्चंस पूरे करने हैं ना, तो इसमें से अगर आपको 3 आते हैं तो एटलीस्ट इस 4 में से आपको 2 आने ही चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, ये जो साइंस ऑफ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है ना, इसको मैंने सिर्फ एक ही दिन दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि इसको आपने बहुत डीपली या बहुत ज्यादा उससे तैयार नहीं करना। इसकी आपने मेन जो है वो डेफिनेशंस तैयार करने की कोशिश कर लें कि एक्सरसाइज वाले ही आप इसके ना तैयार कर लें पोर्शन, जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो सारा जो है वो आप इसको कर लें। जो ये है ना स्मार्ट सिलेबस में कट हुआ हुआ है, स्मार्ट सिलेबस की मैंने आपके लिए वीडियो डाली हुई है, वो आप उससे मार्क कर लें। वो आपने नहीं करने टॉपिक से, देखिए ये जो स्मार्ट सिलेबस मैंने आपको कट करवाया है ना टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स आपने नहीं करने तैयार ना। अच्छा, आप इसको कर सकते हैं कि आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले ही कर लें, एक्सरसाइज में भी अच्छे खासे शॉर्ट दिए हुए हैं, तो आप वो कर लें, या फिर जो मेन डेफिनेशंस है ना बीच में से उनको भी आप जो है वो देख लें। तो आपने सिर्फ चैप्टर 1 को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है, इसको आपने लॉन्ग के लिए नहीं करना। एक ही दिन आपने इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि शॉर्ट भी देखे ना सारे तो आपने इसके नहीं अटेम्प्ट करने, कोई 4 में से 2 भी आपको आते होंगे तो आपका काम चल जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास डे 2 आ गया। डे 2 में आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 अब आपने शुरू करना है अपना बायोडाइवर्सिटी का। अच्छा, स्टार्ट आपने उसको करना है और हाफ चैप्टर आपने जो है वो प्रिपेयर करना है डे 2 में। कहाँ तक आपने उसको करना है, देखिए स्टार्ट से लेकर ना डोमेन 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम तक, यहाँ से ये आपका चैप्टर नंबर ये जो है ना 3 ये शुरू हो रहा है। ये आपने शुरू करके ये जो है ना ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये देखें यहाँ तक आपने इसको ना इस चैप्टर को ये कंप्लीट करना है डे 2 में, सही है। डे 2 में आपने इस चैप्टर को कर लेना है। डे 3 में आपने क्या करना है, आगे ये जो चैप्टर हमारा बच जाएगा ना चैप्टर नंबर 2, ये जितना आगे हमारा रह जाएगा नेक्स्ट हाफ, वो आपने करना है। यहाँ से डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से आपने शुरू करना है और फिर आपने ये जो है ना ये एंड तक स्मार्ट सिलेबस वाला बीच में से टॉपिक्स नहीं याद करने, और एंड तक आपने पूरा इसको करके इसकी एक्सरसाइज को फिर देख लेना, इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज वगैरह को, शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेना। जब आप पूरा चैप्टर तैयार कर लेते हैं ना, फिर उसकी एक्सरसाइज आपको मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि एक्सरसाइज में जो कुछ होता है वो आपको ऑलरेडी 90% चीजें आती होती हैं, सही है। फिर आपने जो है वो डे 4 में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, द सेल। इसको हमने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने द सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। अच्छा, ये देखिए पहला पेज तो इसका स्मार्ट सिलेबस में कट हुआ है। आपने इसको सेल से स्टार्ट करना है, ये देखिए सेल से, ये जो सेल है ना ये लिखा हुआ, यहाँ से आपने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है और ये आगे आपने ये इसकी ऑर्गेनेली शुरू हो जाती है, ये आपने करनी है। और आपने इसको साइटोस्केलेटन तक जो है ना वो करना है। ये साइटोस्केलेटन की डायग्राम भी बनी हुई है, डायग्राम की आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन बस यहाँ तक आपने इसको करना है साइटोस्केलेटन तक। अच्छा, उसके बाद आपका जो डे 5 आ जाता है ना, उसमें आपने क्या करना है, राइबोसोम से लेकर सेंट्रियोल्स तक इस चैप्टर को करना है। देखें साइटोस्केलेटन तक हो गया था, अब डे 5 पे आपने राइबोसोम से शुरू करना है। राइबोसोम से लेके आपने ये जो है सेंट्रियोल्स तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना। सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो आपकी हो जाएंगी, इसकी कंप्लीट हो जाएंगी डे 5 में। अब जो डे 6 है यानी छठा दिन जो है, इस दिन आपने क्या करना है, सेंट्रियोल्स तक तो आपका ये हो गया था ना, सेंट्रियोल्स से आगे ये जो है ना पेज, ये स्मार्ट सिलेबस में दोनों आपके पेजेस कटे हुए हैं, ये आपने नहीं करने। अच्छा,
सेल्फ स्पेशलाइजेशन करना है आपने अगले दिन तैयार अपना टॉपिक पूरा। ये मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी बहुत डिटेल वीडियो डाली हुई है। आप सारे लेक्चर सुने साथ साथ, बेहतर यही होता है कि आप लेक्चर सुने, आपको लेक्चर से समझ आ जाती है ना। पता है क्या, जब आप लेक्चर सुन लेते हैं ना 60 to 70% तैयारी आपकी तब हो जाती है। फिर आप उसके बाद जब पढ़ते जाते हैं आपको समझ आती जाती है। इवन आप एक दफा रीड भी कर लेना तो आप पेपर में लिख सकते हैं उसको जाके, बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने समझा नहीं होता और आप रट्टा लगाते रहते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपको पेपर में जाके वो सारी चीजें भूल जाती हैं, या बीच में से कोई शॉर्ट आ जाए आपको समझ ही नहीं आता मैंने इसको क्या अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है। सही है। तो आप कोशिश ये किया करें कि लेक्चर सुने। आपको थोड़ा-सा टाइम लग जाता है आपको लेक्चर सुनने में। पता है जब आप लेक्चर सुनने बगैर रट्टा लगाने बैठ जाते हैं ना, ज़्यादा आपको टाइम लगता है उल्टा। आपको लगता है कि मैं लेक्चर सुनने में टाइम लगाने के बजाय याद कर लूँ इतनी देर, ऐसा नहीं होता। आपको उल्टा ज़्यादा टाइम लगता है याद करने में। अच्छा, तो अब आपने ये सेल्फ स्पेशलाइज़ेशन, ये इसके लेक्चर सुनने हैं अच्छे से, आपने इसको इस चैप्टर्स को समझना है, सब चैप्टर्स को। अच्छा, उसके बाद ये डिवीज़न ऑफ लेबर आपका कट हुआ है स्मार्ट सिलेबस में, स्टेम सेल्स आपने करने हैं और ये आपका जो है वो खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। और साथ आपने इसके एमसीक्यूज वगैरह कोर एक्सरसाइज को देख लेना है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है ना डे 7 आ जाएगा फिर। अब डे 7 में आपने क्या करना है, देखिए चैप्टर 1 आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर किया, वो भी इस तरह से कि 4 में से 2 आपको आते हो। ये नहीं कि चारों के चारों आते हो कि आपने हर क्वेश्चन करना ही करना है। आपने इंपॉर्टेंट करने हैं ताकि 4 में से 2 आपके अटेम्प्ट हो जाए। 2 एंड 3 तो आपने कोई एक लफ्ज नहीं छोड़ना, आपने इसको वर्ड बाय वर्ड पूरा का पूरा करना है। 3 को तो उल्टा मैंने 3 दिन दिए आपको। अब चैप्टर 7 जो है, चैप्टर 7 कह रही हूँ, डे 7 जो है ना, इस दिन आपने क्या करना है, जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है, 4 और 5 दोनों आपने नहीं करने। ये बात मेरी कान खोल के सुन लें। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूजन में आके दोनों करने बैठ जाए, ऐसा नहीं मैं आपको कह रही। मैं कह रही हूँ कि चौथे और 5वें में से कोई एक करना है। यानी चौथा और 5वां आप एक सोच लें कौन सा एक आपको अच्छे से आता है। चौथा आपका चैप्टर है सेल साइकिल वाला, और जो आपका 5वां चैप्टर है ना सेल साइकिल, जिसमें माइटोसिस मियोसिस, इसके भी बहुत डिटेल, ये देखिए आपको बुक की हालत से पता चला होगा कितना डिटेल से मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाया, एक एक लफ्ज का मतलब बताया, एक एक डायग्राम का मतलब बताया मैंने आपको। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 5 है वो है आपका टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। अगर आप चैप्टर 4 कर रहे हैं तो चैप्टर 5 नहीं करना, अगर चैप्टर 5 कर रहे हैं तो चैप्टर 4 नहीं करना, मतलब करना ही नहीं है। सिर्फ उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लीजिएगा, उसके अलावा आपने उस चैप्टर में से एक लफ्ज नहीं करना। सही है, समझ आ गई? या तो 4 या तो 5। 4 कर रहे हैं तो 5 को बिल्कुल नहीं करना, 5 कर रहे हैं तो 4 को बिल्कुल नहीं करना, बस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। दोनों में से एक चैप्टर जो आपको आसान लगता है, अपनी आसानी के हिसाब से, जो आपको थोड़ा आता है, समझ आती है जिसकी, उसको सिलेक्ट कर लें। नहीं भी समझ आ रही तो लेक्चर सुन लें। सही है, मेरे सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मेरे चैनल खोले, प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी के लेक्चर्स की 9th क्लास की, उसमें से आप लेक्चर सुनते जाएं। सही है। अब इसमें से जो भी एक चैप्टर आपने सिलेक्ट करना है ना बच्चों, वो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है। सही है, शॉर्ट क्वेश्चंस करने आपने उसके, लॉन्ग के लिए आपने उसको नहीं करना, शॉर्ट के लिए करना है। और शॉर्ट आपने उसके जो है वो अच्छे से समझ के करने हैं। चैप्टर 4 में से भी 2 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 5 में से भी जो है वो 2 शॉर्ट आने हैं ना। सही है, दोनों में से 2-2 ही शॉर्ट आने हैं। अगर 4 कर रहे हैं तो भी इस तरह करना है, लेकिन आपको वो दोनों शॉर्ट आने चाहिए अपने वो वाला पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस का जो दूसरा पार्ट है ना, वो आपका अटेम्प्ट होने के लिए आपको आने चाहिए वो दोनों शॉर्ट। तो आपने 4 एंड 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और किसी एक चैप्टर को जो है वो 7वें दिन आपने चौथा या 5वें में से कोई एक चैप्टर आपने कर लेना है। अब यहाँ तक हो गया, डे 7 तक सब बच्चों का सेम आ गया कि सब ने सेम इसी तरह से प्रिपेयर करना है। अब हम आ जाते हैं डे 8 पर। डे 8 से लेके डे 13 तक जो है वो सबका सेम नहीं है। और 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक ऑप्शन 1 है, एक ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 उन बच्चों के लिए है जो लॉन्ग क्वेश्चन का 6वां और 7वां पेयर करने वाले हैं, और ऑप्शन 2 उन बच्चों के लिए है जो लॉन्ग क्वेश्चन का 9वां और 10वां पेयर करने वाले हैं। समझ आ रही है? अगर आपने दूसरा और तीसरा तो पेयर आपने करना ही करना है ना लॉन्ग क्वेश्चन का। सही है, जो 6वां और 7वां या 9वां और 10वां था उसमें से मैंने आपको चॉइस दी थी कि आप कोई भी कर सकते हैं। अब वो बच्चे जो 6वां और 7वां चैप्टर कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट, यानी उन्होंने फिर इस वाले ऑप्शन को फॉलो करते जाना, ऑप्शन नंबर 1 को फॉलो करते जाना है। आगे मतलब 8वें दिन से उन्होंने
इस लाइन पे चल पड़ना है। और जो बच्चे जो हैं वो 9वां और 10वां चैप्टर करना चाह रहे हैं, वो उन्होंने 8वें दिन से इस लाइन पे चल पड़ना है, उन्होंने फिर इसको छोड़ देना, उन्होंने इसको नहीं करना। और जो 9वां और 10वां कर रहे हैं, उन्होंने इसको नहीं करना, और जो छठा और 7वां कर रहे हैं, उन्होंने इसको नहीं करना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब उन बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ जो छठा और 7वां वाला जो चैप्टर है ना, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं लॉन्ग के लिए। अगर आपको याद हो, मैंने आपको अभी पेयरिंग स्कीम में ये चीज़ दिखाई है। ये देखिए ना, मैंने आपको पेयरिंग स्कीम में बताया है कि दूसरा और तीसरा तो लाज़मी करना ही करना है, बाकी लॉन्ग 2 अटेम्प्ट करने हैं ना, एक तो आपने दूसरे और तीसरे वाला पेयर करना ही करना है। और अगर क्योंकि इसलिए करना ही करना है ताकि आपका शॉर्ट का जो पहला पार्ट है वो अटेम्प्ट हो सके। और अगर आप जो है दूसरा तीसरा तो आपने करना ही करना है, और उसके बाद जो एक लॉन्ग आपने और अटेम्प्ट करने ना, 2 करने होते हैं। एक तो ये हो गया दूसरे और तीसरे का पेयर, और दूसरे लॉन्ग के लिए आप या तो छठे और 7वें चैप्टर वाला पेयर कर लेंगे, या 9वें और 10वें चैप्टर वाला पेयर कर लेंगे। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शंस बना दिए। जो ये वाला पेयर कर रहे हैं वो ऑप्शन 1 फॉलो करेंगे, जो ये वाला पेयर कर रहे हैं वो ऑप्शन 2 फॉलो करेंगे। अच्छा, अब देखिए ऑप्शन 1 को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इन बच्चों ने जो है वो 8वें दिन से क्या किस तरह से पढ़ना है। उन्होंने क्या करना है कि 8वें दिन ना चैप्टर नंबर 6 को करना है, चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स को करना है। अच्छा, अब उसमें उन्होंने क्या करना है, स्टार्च लेके कार्बोहाइड्रेट्स तक करना है। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। देखेंगे आपने चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है अपना 8वें दिन, और स्टार्ट से लेके ना आपने ये कार्बोहाइड्रेट्स तक, ये देखें कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है ना, ये आपने यहाँ तक, ये जो खत्म होते हैं ना जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक, यहाँ तक आपने इसको तैयार करना है इस चैप्टर को 8वें दिन। फिर 9वें दिन आपने क्या करना है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को करना है। सही है। यानी इस चैप्टर को मैंने आपके 3 दिन दिए हैं, क्योंकि एक तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कुछ बच्चों को ना थोड़ा मुश्किल भी लगता है, मिक्स होता है। तो आपने लेक्चर्स भी सुनने हैं साथ-साथ, और आपने इसको आराम से करना है। प्रोटीन्स वाला आपने करना है अगले दिन टॉपिक, और साथ में आपने ये जो लिपिड्स का टॉपिक है ना, ये आपने खत्म करना है। यानी यहाँ तक आपने इस चैप्टर को जो है वो करना है। उसके बाद जो है आपका 10वां दिन, 10वें दिन आपने फिर इस चैप्टर को एंड कर देना है। न्यूक्लिक एसिड्स से आपने इसको शुरू करना है, और न्यूक्लिक एसिड से लेके आपने इसको एंड तक कर देना है, और एंड करने के बाद आपने लाजमी इसकी एमसीक्यूज एक्सरसाइज को एक मरतबा जो है वो देख लेना है। सही है। तो ये 3 दिन में आपने जब अपना छठा चैप्टर खत्म कर देना है। उसके बाद आपका जो डे 11 है ना, डे 11 को आपने क्या करना है, 7वां चैप्टर एंजाइम्स वाला शुरू करना है, और वो स्टार्ट से लेके आपने लॉक एंड की मॉडल तक करना है। सही है। स्टार्ट से आपने शुरू से इसको शुरू करना है, शुरू से लेके आपने यहाँ तक, ये जो लॉक एंड की मॉडल है ना, इसके यहाँ तक आपने इस चैप्टर को जो है वो करना है कंप्लीट। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, 12वें दिन आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। इंड्यूस फिट मॉडल से लेके, ये वैसे ही छोटा सा इजी सा चैप्टर है, इतना कोई मुश्किल चैप्टर ये नहीं है। आपने ये एंजाइम इनहिबिशन तक खत्म कर देना, और साथ में फिर आपने इसके एमसीक्यूज और एक्सरसाइज को भी एक मरतबा देख लेना है। उसके बाद आपके पास आ गया 13वां दिन। 13वें दिन आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको चौथे और 5वें में से बताया था ना कि कोई एक चैप्टर आपने करना है। सही है। और इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि 8वें और 9वें चैप्टर में से ना कोई एक चैप्टर आपने सिलेक्ट कर लेना। जो बच्चे 8वां सिलेक्ट करेंगे उन्होंने 9वें को नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और जो बच्चे 9वां सिलेक्ट करेंगे उन्होंने 8वें को बिल्कुल भी नहीं करना, देखना ही नहीं है उन्होंने, सिर्फ उसके एमसीक्यूज को देख लेना है, थोड़े एक्सरसाइज को ना। तो ये तो 8वां चैप्टर आपके पास कौन सा ये वाला है, ये बायोएनर्जेटिक्स वाला, जिसमें फोटोसिंथेसिस है, सेलुलर रिस्पायरेशन है। इसके भी बहुत डिटेल मैंने लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। और जो है आपका 9वां चैप्टर वो प्लांट फिजियोलॉजी है। सही है। तो आपने 8वें और 9वें में से किसी एक चैप्टर को सिलेक्ट करना है, और उसको आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पहले करने हैं, और उसके बाद चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आपको मेरे लेक्चर्स में से पता चल जाएंगे, आपने वो करने हैं। सही है, समझ आ गई। ये ऑप्शन 1 वाले बच्चे थे जो छठे और 7वें चैप्टर का पेयर कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए थी सारी। अब जो है ऑप्शन 2 जो है वो उन बच्चों के लिए है जो 9वें और 10वें चैप्टर वाला पेयर कर रहे हैं। यानी 7 दिन तक तो सबने सेम करनी है तैयारी, और 7 दिन के बाद से 8वें दिन से लेके 13वें दिन तक जो है वो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं। जो छठे 7वें वाला कर रहे हैं पेयर, उन्होंने ऑप्शन 1 फॉलो करना है। 9वें 10वें वाले बच्चों ने जो है वो ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 2 वाले बच्चों पे आ जाते हैं, उन्होंने क्या करना है 8वें दिन से। उन्होंने जो है ना, जो अब छठे 7वें वाले बच्चे हैं, उन्होंने अब इसको नहीं सुनना, उन्होंने बस उनका हो गया, उन्होंने अब आगे 14 और 15 दिन वाला सुननी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब जो है 9वें 10वें वाले बच्चे जिन्होंने चैप्टर 9 और चैप्टर 10 वाला पेयर लॉन्ग में अटेम्प्ट करना है, उन्होंने क्या करना है, डे 8 को चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी जो है ना वो शुरू कर देना है। सही है। स्टार्ट से लेके, इसके ऊपर भी मेरे बहुत डिटेल लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आपने स्टार्ट से लेके इसको, ये पूरा आपने करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तक करने से, ये यहाँ तक, ये जो है ना ट्रांसपायरेशन से ऊपर ऊपर तक, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यहाँ तक आपने इसको ना कर देना है।
कंप्लीट। उसके बाद आपका जो अगला 9वां दिन होगा ना, 9वें दिन आपने क्या करना है, इसका सेकंड हाफ करना है। इसमें आपने ट्रांसपायरेशन से लेके ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स तक करना है। ये देखेंगे जो ट्रांसपायरेशन का टॉपिक है ना, यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ से लेके आपने ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स है ना, ये यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट से ऊपर ऊपर तक यहाँ तक आपने इसको करना है। उसके बाद आपने जो है वो 10वें दिन क्या करना है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट से लेके एंड तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। 10वें दिन 9वें चैप्टर को गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यहाँ से आपने इसको शुरू करना है और यहाँ से लेके फिर आपने ये इसको एंड तक जो है वो कंप्लीट कर देना है इस चैप्टर को। उसके बाद आपने जो है वो डे 11 को चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को शुरू करना है। सही है, 11वें दिन आपने चैप्टर 10 शुरू कर देना है। वो आपने जो है वो अपना स्टार्ट से लेके इस चैप्टर को रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले को स्टार्ट से लेके आपने ये मॉडिफाइड लीव्स तक करना है। देखिए ये सारा ये जो इसका है ना 10.1 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपने पूरा जो है वो करना है और ये यहाँ तक आपने मॉडिफाइड लीव्स तक इसको कंप्लीट कर देना है। ये अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है तो वो लेक्चर सुन ले, लेक्चर उनको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने इसका लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है। उसके बाद जो डे 12 है ना, उस दिन आपने इसको नेक्स्ट हाफ करना है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से शुरू करके एंड तक आपने इसको कंप्लीट कर देना है। ये देखेंगे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का टॉपिक है, यहाँ से आपने इसको शुरू करना है और एंड तक आपने जो है ना वो इस चैप्टर को खत्म कर देना है और इसके एमसीक्यूज वगैरह को भी आपने जो है वो देख लेना है। फिर डे 13 पर क्या करना है, इन बच्चों ने जो ऑप्शन 2 फॉलो कर रहे हैं उन्होंने डे 13 पर चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 8 में से किसी एक चैप्टर को सिलेक्ट कर लेना है, दोनों नहीं करने हैं। ये बात याद रखें, 7 इंजाइम्स वाला जो चैप्टर है या चैप्टर जो 8 है उनमें से किसी एक को आपने सिलेक्ट करना है। इंजाइम्स वाला वैसे आसान है ना, तो आप देख लें, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, दोनों नहीं करने। मैं फिर बता रही हूँ, पहले 4 और 5 में से भी आपने एक को सिलेक्ट करना है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं खुद आपको बोल सकती थी कि चौथा कर लें, या इसमें से मैं कह सकती थी कि आप 7वां कर लें, 8वां ना करें, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रही कि कुछ बच्चों को होता है कि 8वें की तैयारी अच्छी होती है, पढ़ा हुआ होता है, किसी कोई टेस्ट हो जाता है स्कूल में तो बंदा उसमें थोड़ी तैयारी कर लेता होता है, और 7वें की नहीं होती उनकी। तो मैं इसलिए आपको चॉइस दे रही हूँ कि आपकी जिसकी तैयारी है आप उसी को चैप्टर को करें। सही है ना, तो आपने इस 7वें और 8वें चैप्टर में से भी एक सिलेक्ट करना है। सही है, जो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से है उसमें से एक को आपने सिलेक्ट करना है, वो भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार कर लेना है। समझ आ गई आपको बात की? इस तरह से आपने स्केड्यूल को फॉलो करना है। पहले 7 दिन सब बच्चों का सेम है, अगले जो है ना डे 8 से लेके डे 13 तक ये मैंने 2 ऑप्शंस दे दिए। आंखें बंद करके आप इस स्केड्यूल को फॉलो करें, आपकी बायो की तैयारी 100% हो जाएगी। जो चैप्टर्स मैंने छुड़वा दिए वो आपने नहीं करने, जिन चैप्टर्स को जिस तरह बोले उसी तरह से आपने करना है। जिन 2 में से एक करने का बोला उन 2 में से एक ही करना है। एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन के दोनों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। पेपर में चॉइस होनी है, आप चॉइस वाला अटेम्प्ट कर भी लेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने, मार्क्स उसी के मिलने हैं जितने आपने करने थे। अक्सर एग्जामिनर्स क्या करते हैं, पहले 5 चेक करते हैं, अगर बच्चे ने एक्स्ट्रा किया हुआ भी है तो वो उसको चेक नहीं करते। कुछ एग्जामिनर्स अच्छे होते हैं, वो अगला भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब डे 14 एंड डे 15 आ गया, आपका आखिरी 2 दिन आ गए। इन 2 दिन में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि देखिए, अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक जो है वो बीच में वीक रह गया पढ़ते हुए, उसको समझ आ जाती है, आपको खुद पता होता है कि मेरा ये टॉपिक वीक रह गया, मैंने इतने अच्छे से याद नहीं कर सकी या कर सका, तो आपने जो है वो डे 14 में बैठ के अपने उस टॉपिक्स को एक दफा पढ़ लेना जो आपके वीक रह गए हैं। डे 15 में भी आपने ऐसे करना है कि सारा एक दफा ना थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है। जो आपको मुश्किल लग रहा है, जो आसान लग रहे थे या जो अच्छे से आते हैं, उनको आपने नहीं रिवाइज करना। आपने क्या करना है, जो आपको टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं या जो आपको लग रहा है कि आपको भूल रहे हैं बार बार, आपने इन 2 दिनों में उन टॉपिक्स को पढ़ना है। एक दफा सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज वगैरह को रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है वो 15 दिन का स्केड्यूल था। मैं आपको एक दफा ये दिखा देती हूँ पूरा। अगर किसी कोई बच्चा जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं शुरू से एक दफा फिर से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ना तो स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, ये आपका जो है वो 15 दिन का पूरा एक स्केड्यूल है। अगर आप ये देखिए डे 1 से लेके डे 5 तक, ये अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लें, और अगर आप स्केड्यूल को एज इट इज फॉलो करते जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये डे 6 एंड डे 7 है और यहाँ तक सब बच्चों ने सेम करना है, एज इट इज करना है। और डे आगे जो है वो डे 8 से लेके डे 13 तक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो ऑप्शन 1 वाले बच्चे, अब आपने खुद सिलेक्ट कर लेना है कि आपने ऑप्शन 1 को फॉलो करना है या ऑप्शन 2 को। जो 6 और 7 वाला पेयर करे उन्होंने ऑप्शन 1 की तरफ जाना है। उन्होंने फिर 8 और 9 में से कोई एक शॉर्ट करना के लिए चैप्टर सिलेक्ट करना है, और जो है 9 और 10 वाला पेयर करे उन्होंने फिर 7 और 8 में से किसी एक को शॉर्ट के लिए सिलेक्ट कर लेना है। एक को करना है, दोनों को नहीं करना। और 14 और 15 आपकी चॉइस
में आपके जो वीक टॉपिक्स रह गए आपने उनको कवर करना है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये बहुत बेस्ट स्केड्यूल है, अगर आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर किसी को बिल्कुल बायो नहीं पढ़ी हुई, बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, तो उसके लिए मैंने शुरू में भी उसको एडवाइस दी है कि वो हर दिन का जो टास्क है उसको 2 दिन में कवर कर ले, क्योंकि पहले भी मैंने इतना ज़्यादा टास्क नहीं दिया हुआ और मैंने बहुत सिलेक्टिव आपके 100% वेटेज वाले चैप्टर्स दिए हैं। तो आपने क्या करना है, 1 दिन के टास्क को 2 दिन में कर लें और साथ लेक्चर्स सुन लें, ताकि उसकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। 0% से भी अगर कोई शुरू करेगा ना, तो वो इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए अपनी 100% प्रिपरेशन कर सकता है। उसके बाद आपने अपनी रिविज़न को स्ट्रॉन्ग करना है। रिविज़न के लिए भी इंशाल्लाह मैं आपका एक स्केड्यूल डाल दूँगी अच्छा-सा, कि आपने किस तरह से रिविज़न करनी है और किस तरह से आपने जो है वो उस रिवीजन को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। तो आई होप आपको ये पूरा स्केड्यूल समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स और अपडेट्स जो हैं वो आपको साथ-साथ मिलती रहें।